वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 7 अक्टूबर 2023 और 7 अक्टूबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल फेम में शामिल होने वाले एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो आज कुछ महत्वपूर्ण कार्य की वजह से आपको ये 7:30 पर आपको ये क्लास लाइव क्लास मिल रही है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर देते हैं। हाल में आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ल्ड कप के लिए वैश्विक राजदूत बनाया? तो ये सचिन तेंदुलकर को। हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया? तो 6.3% का। किस तमिल लेखिका को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? तो ये मिला है अंबाई को। अर्जुन मुंडा ने किस शहर में चौथे ईएमआरएस राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किया? ये किया है देहरादून में। किस शहर में 2 दिवसीय साहित्य महोत्सव का आयोजन होगा? तो ये बेंगलुरु में। और हाल ही में आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये मुनीश कपूर बन चुके हैं। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है और क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुके हैं। बाकी कल आपको टेलीग्राम पर मैंने सूचित कर दिया था कल शाम को ही कि सुबह आपको 7:30 पर आपको करंट की क्लास मिलेगी थी। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन देखो आज की क्लास का आपके सामने, और ये हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। लगातार आपको पूरा आपको जो शेड्यूल लगभग फुल टेस्ट है ना वो आपको दिए जा रहे हैं। कल आपको इसके अंदर 6 टेस्ट मिल चुके हैं और एक डेली का आपको इसमें टेस्ट मिल रहा है। तो मात्र 100 रुपए के अंदर आप ज्वाइन करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अलग से मैं एक दिल्ली का करंट लेकर आने वाला हूँ क्योंकि दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण है दिल्ली पुलिस है कांस्टेबल, यानी कि जितने भी दिल्ली के अंदर जो जितना करंट बनता है ना दिल्ली का, उसका आपके लिए मैं अलग से करंट लेके आऊंगा बढ़िया तरीके से। एक ही क्लास में पूरा निचोड़ मैं लेकर आऊंगा। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने, हाल ही में 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पहले मैंने आपको बता दिया, अलग से क्लास भी दे दी भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। और अब ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया 2023 का? तो ये दिया गया जॉन फॉस को। ऑप्शन नंबर 1 किसको दिया गया है? जॉन फॉस को 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है जॉन फॉस और इनको 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखो, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 नॉर्वेजियन, ये ध्यान रखना कहाँ के लेखक है? नॉर्वेजियन का मतलब होता है नॉर्वे, यानी कि नॉर्वे के लेखक हैं जॉन फोस या जॉन ओलाव फोस को उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया जो अकथनीय को आवाज देते हैं। कहाँ से संबंध है इनका? नॉर्वे से। इस साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा? ये स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर एक अकादमी है उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार राशि स्वीडन क्रोनर एसई के प्रति पूर्ण नोबेल पुरस्कार 11.0 मिलियन निर्धारित की गई है। तो लगभग अभी ये नवंबर महीने में इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। और जो मैंने कल पहले बताया ना भौतिकी में रसायन में, उनको वो 10 दिसंबर को पुरस्कार दिए जाएंगे। तो ध्यान रखना नॉर्वे के लेखक है कौन है? जॉन फोस है और उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हाल हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में देश के पहले हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में देश के पहले हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? और ये किया है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश है, राज्य के ग्वालियर में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है ग्वालियर एक शहर है, वहां पर क्या है देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो। देखो मुख्य तथ्य, प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में
दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले और उच्च तकनीक वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का उन्होंने उद्घाटन किया, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया था। किसके लिए ये याद रखना, दिव्यांगजनों के लिए एक बहुत बड़ी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, जिसमें उन्होंने खेल प्रशिक्षण केंद्र का उन्होंने उद्घाटन किया, और इसका जो पूर्व नाम है ना, वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र में देश भर के दिव्यांगजन अभ्यास और प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो याद रखना, अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र में इसमें क्या है, देश भर के दिव्यांगजन अभ्यास और प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो इसको बढ़िया तरीके से पढ़ देना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के अंदर नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये बन चुके हैं लिएंडर पेस, ऑप्शन नंबर सी। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये टेनिस खिलाड़ी है लिएंडर पेस, और ये अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल फेम के अंदर शामिल होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। देखो, भारत के टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल फेम में नामांकित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए। 50 वर्षीय लिएंडर पेस उन 6 खिलाड़ियों में शामिल है जिन्हें 2024 के लिए नामांकित है किया। जो पेरिस ओलंपिक है ना 2024 है, उनके लिए भी उन्होंने भी इसके लिए क्वालिफाई कर लिया, तो उसके अंदर भी ये भी खिलाड़ी शामिल है। अगला क्वेश्चन देखो, किस संगठन ने युवा भारतीयों और वंचित वर्ग के युवाओं को रोजगार का अवसर देने के लिए ऐप है कि यूथ हब लॉन्च किया है? इस ऐप का नाम क्या है? यूथ हब। तो ये युवा भारतीयों और वंचित वर्ग के युवाओं को रोजगार का अवसर देने के लिए यूथ हब ऐप लॉन्च किया है यूनिसेफ ने। किसने लॉन्च किया है? यूनिसेफ के द्वारा ये ऐप है लॉन्च किया गया है। देखो, यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक आपको पता है कौन है? कैथरीन रसेल। कौन है? यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक है कैथरीन रसेल ने युवा भारतीयों, खासकर लड़कियों और वंचित वर्ग के युवाओं को रोजगार का अवसर देने के लिए इनोवेटिव डिजिटल ऐप यूथ हब उन्होंने लॉन्च किया है। रसेल ने कहा कि ये देश में असमानताएं कम करेगा और साथ ही सुनिश्चित करेगा कि लड़कियों को इस पहल का जरूर लाभ मिलेगा। तो यूनिसेफ के द्वारा एक युवाओं को रोजगार का अवसर देने के लिए इनोवेटिव डिजिटल ऐप है यूथ हब है लॉन्च किया। किसने? यूनिसेफ ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिलीप नोगमेंथम को किस भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा? हाल ही में दिलीप नोगमेंथम को किस भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा? इनको दिया जाएगा मणिपुरी भाषा में, ऑप्शन नंबर डी। किस भाषा में? ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है दिलीप नोगमेंथम, और इनको मणिपुरी भाषा के अंदर बाल साहित्य पुरस्कार इनको दिया जाएगा। देखो, साहित्य अकादमी ने मणिपुरी भाषा के लिए युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। किसने? साहित्य अकादमी ने दिलीप नोगमेथम को उनकी पुस्तक है इबेमा अमासुंग नगाबेमा। अब ये पुस्तक आपको याद रखना है, जो एक कहानी संग्रह है, उसके लिए मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। तो बाल साहित्य किसको दिया जाएगा? दिलीप नोगमेथम को। और वहीं वर्ष 2023 के लिए मणिपुरी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ये तो है बाल साहित्य पुरस्कार, और ये है युवा पुरस्कार कवि परशुराम थिंगनम की कृति है मातंगी सेरिंग 37 को दिया जाएगा। यह कविता संग्रह है, किसकी है? ये परशुराम थिंगनम की एक कृति है मातंगी सेरिंग 37, ये इनका कविता संग्रह है, इनको ये युवा पुरस्कार है दिया जाएगा। तो भाषा साहित्य का युवा पुरस्कार दिएगा परशुराम थिंगनम को, और बाल साहित्य पुरस्कार है दिलीप नोगमेथम को दिया जाएगा। नेक्स्ट है, दूरसंचार दिग्गज नोकिया ने किस शहर में 6G लैब सुविधा खोली है? आपने देखा होगा 5G है, 4G है, 6G है, या आपको नेटवर्क से है। तो दूरसंचार एक दिग्गज नोकिया कंपनी है, उसने किस शहर के अंदर 6G लैब सुविधा खोली? ये खोली है कहाँ पर? बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पर खोली है? बेंगलुरु के अंदर। देखो, दूरसंचार दिग्गज नोकिया ने भारत के बेंगलुरु में कंपनी के वैश्विक R&D केंद्र में अपनी अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना के साथ वायरलेस प्रौद्योगिकी के भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है उठाया। यानी कि भारत के अंदर धीरे धीरे वो नेटवर्क में पूरी तरह से विकसित कर रहे हैं नेटवर्क के क्षेत्र में भारत को। इसलिए भारत की दिग्गज कंपनी नोकिया ने क्या है, बेंगलुरु के अंदर 6G लैब खोल दी है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में
समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के अंदर समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी, और ये दी है तेलंगाना राज्य में। कहां पर दी है? ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, हमारे देश के पीएम मोदी जी के द्वारा इस तेलंगाना राज्य के अंदर समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। देखो, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन को उन्होंने मंजूरी दे दी। नया विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करेगा, और इसके लिए 889.07 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है किया जाएगा। तो याद रखना, तेलंगाना में है। इसमें क्या, ये जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना थी, लेकिन अब इसमें क्या है, संशोधन किया गया इस अधिनियम में, और इसमें क्या है कि नया विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार है करेगा। नेक्स्ट है, एशियन गेम्स 2023 में कंपाउंड पुरुष टीम तीरंदाजी में किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत आपको पता है धीरे धीरे 100 पदकों के करीब पहुंच रहा है, और लगभग आपको पता है कल 8 अक्टूबर है, और 8 अक्टूबर को इसका फाइनल होगा। तब देखते हैं भारत कितने पदक जीतता है। तो एशियन गेम्स 2023 में कंपाउंड पुरुष टीम तीरंदाजी में किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता? तो अभिषेक शर्मा, ओजस देवताले, प्रथमेश जावरकर, तो इन किन तीनों खिलाड़ियों ने तीरंदाजी के अंदर स्वर्ण पदक है जी। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त सभी। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है 3 खिलाड़ी तीरंदाजी। अभिषेक वर्मा, ओजस देवताले और प्रथमेश जावरकर की भारत की पुरुष कंपाउंड टीम ने एशियाई खेलों में दक्षिण कोरिया के खिलाफ 235-230 की जीत के बाद तीरंदाजी में एक और स्वर्ण पदक है हासिल किया है। तो ये याद रखना है, इसमें तीरंदाजी में। अगला, एशियाई खेलों में कंपाउंड तीरंदाजी में ज्योति अदिति परनीत ने कौन सा पदक जीता है? ये भी तीरंदाजी है, और वो पीछे वाले भी तीरंदाजी थे। तो इस तीरंदाजी में ज्योति अदिति और परनीत ने कौन सा पदक जीता? इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? तीरंदाजी में। देखो, भारत की तीरंदाजी टीम ने 2023 में 19वें एशियाई खेलों में अपना असाधारण प्रदर्शन जारी रखते हुए चीनी ताइपे के खिलाफ रोमांचक फाइनल के मैच में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। ज्योति सुरेखा, वेनम, अदिति स्वामी और परनीत कौर की टीम ने इस आयोजन में तीरंदाजी में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। तो भारत के लिए उन्होंने तीरंदाजी के अंदर दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया है। अगला क्वेश्चन एक बार फिर, एशियन गेम्स 2023 में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? अब आपको पता है, कल जब इसका फाइनल हो जाएगा ना, तब मैं आपको अलग से इसके क्लास करवाऊंगा। अब ये साथ में करंट के क्वेश्चन में क्यों लेकर आता हूँ, ताकि आपको एक साथ बाद में पढ़ोगे ना तो ज्यादा आपको समस्या नहीं आएगी, बढ़िया तरीके से आपको याद रह जाएंगी। ठीक है, तो दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? इन्होंने जीता है स्क्वैश के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, किस में जीता है? ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये दीपिका पल्लिकल है और ये है हरिंदर पाल संधू, और इन्होंने स्क्वैश के अंदर एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। देखो, भारत की दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने चीन के हांगजो में एशियाई खेलों में 2023 में मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने मिश्रित युगल फाइनल में मलेशिया की आइफा अजमान मोहम्मद सयाफिक कमाल को 2.0 से हराया है। तो याद रखना, किसको हराया? ये है अफगानिस्तान की, इसमें मलेशिया की है आइफा अजमान मोहम्मद सयाफिक, इसको इसमें फाइनल के अंदर हरा दिया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है? याक, याक तो आपने देखा होगा, ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो याक है, और ये है अरुणाचल प्रदेश का। किस राज्य का है ये है अरुणाचल प्रदेश का याक चुरपी, और इसको जीआई टैग दिया जा चुका है। देखो कितना पसंद आया है, और इसको भी जीआई टैग दिया है। देखो, अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में पाले जाने वाले अरुणाचली याक के दूध से तैयार प्राकृतिक रूप से किनित पनीर को हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया। ये देखो, ये यहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश में क्या, पहाड़ी इलाकों के अंदर क्या, ये दूध यानी कि याक होते हैं ना, ये दूध से तैयार किया प्राकृतिक वो पनीर तैयार करते हैं। तो पनीर तैयार करते हैं, इसी के क्षेत्र में उनको क्या है, जीआई टैग इसको दिए। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अब थोड़ा आपको डिटेल याद रखनी है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड किसके बारे में? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया है, जो देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास और विकास पर ध्यान केंद्रित
करेगा। इसके लिए क्या है, हल्दी बोर्ड बनाया गया। हल्दी की खेती मुख्य रूप से तमिलनाडु, तेलंगाना राज्य, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल और गुजरात में इसकी खेती की जाती है। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, भोक्ता और निर्यातक भी माना जाता है। तो सबसे बड़ा भारत क्या है, हल्दी का उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और निर्यातक है, देश भी है। वैश्विक हल्दी बाजार में इसकी 62% हिस्सेदारी है और 2022-23 के दौरान बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, मलेशिया को 1.534 लाख टन हल्दी और 207.45 मिलियन डॉलर के उत्पादों का निर्यात किया है। तो भारत देश ने क्या है, इतने देशों को लगातार निर्यात किया है। और ये आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है। कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था और आज भी मैंने एक है क्वेश्चन आपको आर्थिक समीक्षा करवा दिया। बस ये डिटेल आपको याद रखनी है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, सब आपको सूचित किया जाता है। और कल संडे है, कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलेगी। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, भारत ने किस देश को हराकर सेफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियन बना। इसने भारत ने पाकिस्तान को फाइनल के अंदर आया। बहुत सारे विद्यार्थी ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल में केमिस्ट्री में किन 3 अमेरिकी साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिला। मोगाजी बावेंडी, लुइस ई ब्रस, अलेक्सी आई एकimov या उपरोक्त सभी। अब ये क्वेश्चन मैं क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि ये तीनों को आपको नाम याद रखना है और साथ में मुझे कमेंट में इन तीनों के देश भी बताओगे कि किस किस देश से किसका संबंध है। आज कमेंट में आप लिखोगे ना तो आपका इनका देश बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। चाहे आगे कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान पुलिस का एग्जाम है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इसके लिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सीटी के अंदर पिछली बार इस तरह ही क्वेश्चन आया था। तो इसलिए आपको इनका देश और इनके नाम ये कमेंट बॉक्स में आज आप बढ़िया तरीके से जवाब दोगे। तो ये थी आज की अपनी क्लास बढ़िया तरीके से। बाकी अपनी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट भी चल रही है, इसके माध्यम से आज भी आपको इसमें शेड्यूल माध्यम में आपको टेस्ट मिलेगा। तो बढ़िया तरीके से आप निरंतर क्लास मिलती रहेगी। बाकी आपको नाना क्लासेस पर थोड़ी 5-7 दिन से थोड़ी समस्या आ रही है क्लास, लेकिन लगातार आपको क्लासें मिलती उस पर भी रहेगी। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।